हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके सामने स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को कैसे प्लान किया जाता है। मतलब स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है तो उसके लिए भी हमको एक प्लानिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें सारी प्रोसेस लगती है। इनिशिएशन भी लगेगा, प्लानिंग भी लगेगा, एग्जीक्यूशन भी लगेगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी लगेगा, क्लोजिंग भी लगेगा। अगर हमको स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को भी करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग प्रोसेस हमको लगानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्लान करते हैं। तो सबसे पहले प्लान बनाने के लिए हमको उसमें कुछ डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ चटनी वगैरह बनाना चाहते हैं तो चटनी के लिए जो हमको कुछ इनपुट डालना पड़ता है ना, कि धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, कुछ खट्टी चीज डाल दी। तो ये सब डालने से अपना जो है एक इनपुट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ से कुछ चाहिए, आपके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान से अगर कुछ चाहिए तो हमको वहां पर कुछ इनपुट डालना पड़ेगा। और वो इनपुट डालने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं उसमें प्रोजेक्ट चार्टर। अब प्रोजेक्ट चार्टर जैसे मैंने आपको एट्रीब्यूट्स में बताया था कि ये हमारा संविधान रहता है ना, जैसे अपना देश का, कि कैसे देश को चलाना है। ऐसे ही प्रोजेक्ट चार्टर हमको प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, किस किस की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारा प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे पास पहले से ही मौजूद रहता है। तो ये हमारे पास एक इनपुट रहता है। दूसरा हमारे पास रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान का एक इनपुट के रूप में काम करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में सारी चीजें रहती हैं कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरीके से उसको आगे पीछे काम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। वो भी इसका एक इनपुट रहता है कि जो 4 रिसोर्सेस मैंने बताए थे, जिसको हम 4M के नाम से जानते हैं, कि मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, कैसे लगेंगे, उसकी जो पूरी प्लानिंग हम पहले से ही करके रखते हैं, वो मैनेजमेंट प्लान इसमें लगता है। फिर एक अपन ने जैसे अपना जो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान कि किस प्रकार से किस स्टेक होल्डर से किस प्रकार का कम्युनिकेशन करना है, उस और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फीडबैक की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सर्वे की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये सारे के सारे जो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के हिस्से रहते हैं। वो एक इसमें आता है आपका। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कि कौन कौन सी पोटेंशियल रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को आ सकती है, क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं और उसको कैसे मिटिगेट किया जाएगा। वो सारा का सारा जो अपना पूरा प्लान है वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आता है। वो भी हमारे को स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान का एक इनपुट देना पड़ता है। फिर प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं और शेयर होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, या फिर अपना क्लाइंट के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, वो यहाँ पर हमारे को काम आते हैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाने के लिए। रिस्क रजिस्टर, जो भी पोटेंशियल रिस्क है उनको हम कैटेगराइज करते हैं, क्वांटिफाई भी करते हैं और उसको रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो वो रिस्क रजिस्टर यहाँ पर हमको काम आता है। स्टेक होल्डर रजिस्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि हम स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करते हैं, फिर उनको एक आईडी दे देते हैं। जैसे ID 1 हमने दिया था प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ID 2 दिया था प्रोजेक्ट टीम को। इसी प्रकार से वो जो आपका हम रजिस्टर बनाते हैं स्टेक होल्डर रजिस्टर, वो इसके लिए एक इनपुट का काम करता है। सारे एग्रीमेंट्स, जिन जिन पार्टीज के साथ भी हम लोगों ने जो जो भी एग्रीमेंट किए, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स आ जाते हैं। अब वो इसलिए आते हैं कि उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि किस स्टेक होल्डर के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट है। अकॉर्डिंगली हम उसी प्रकार से उसी को एंगेज करते हैं। फिर हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं उनको कंसीडर करते हैं कि क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये सब जो इनपुट्स हैं, जैसे हमने चटनी का एग्जांपल लिया, चटनी बनाने के लिए हमने इनपुट लिए। फिर अगेन उसके लिए हमको कुछ टूल भी तो चाहिए ना, कोई उपकरण तो चाहिए ना, जैसे मिक्सर चाहिए या सिलबट्टा चाहिए, व्हाटएवर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए, ये सारे जो इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो है टूल्स एंड, तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है एक्सपर्ट जजमेंट, यानी एक्सपर्ट की राय जो है हमारे इतने काम की है। वो भी एक हमारा स्टेक होल्डर ही रहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार रहता है। तो उसका जो भी जजमेंट होगा, उसके सामने हम जो भी प्रॉब्लम रखेंगे, वो उसका जो जजमेंट होगा उसको हम जितना सम्मान देंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। उससे हम एक
एंगेजमेंट प्लान निकाल सकते हैं, राइट। और फिर डेटा गैदरिंग, और डेटा को गैदर करना यानी उनको कलेक्ट करना, फिर उसको बेंचमार्किंग करना कि जैसे एक लेवल कि भाई पिछले प्रोजेक्ट में हमारा ये लेवल था, अब का जो लेवल है इससे नीचे तो नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग 7th सेमेस्टर में बीटेक, अब आपने 7th सेमेस्टर 6 सेमेस्टर पास कर लिया, अब आप वापस 6 सेमेस्टर में थोड़े जाओगे, अब आपका जो अगला टारगेट 8th सेमेस्टर रहेगा ऑब्वियसली। तो 7th सेमेस्टर आपको पास करने के बाद अगला टारगेट, तो आपकी बेंचमार्किंग हो गई कि 6 सेमेस्टर आप पास कर चुके हैं, तो आपका बेंचमार्किंग हो गई 6 सेमेस्टर। ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट में एक बेंचमार्किंग हो गई, हमने ये स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, ये हमने टारगेट अचीव कर लिया, नाउ आवर टारगेट इज रादर मोर, उसके नीचे का टारगेट हम नहीं सेट करें, तो इसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। फिर ये जो डेटा गैदर करते हैं, फिर बेंचमार्क करते हैं, फिर हम उसकी डेटा की एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस में जो भी डेटा हमको मिला, फिर हम देखते हैं उसमें कुछ अजम्पशंस भी होंगे, तो अजम्पशंस की एनालिसिस करेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आए होंगे डेटा के, उस कंस्ट्रेंट्स की एनालिसिस करेंगे, रूट पे जाएंगे कि कहाँ पर हमको दिक्कत आ रही है, रूट कैसा एनालिसिस करके फिर हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हमको इसको कैसे मिटिगेट करना है। अब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। जब हमने सारा काम कर लिया, तो फिर हमारे लिए निर्णय लेना बड़ा आसान हो जाता है, फिर हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार के स्टेक होल्डर को कहाँ पर एंगेज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाते हैं, निर्णय लेने की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम डिसीजन ये लेते हैं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, रैंकिंग दे देते हैं हम कि इस स्टेक होल्डर को अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, फिर उसके नीचे इसको, फिर उसके नीचे इसको, फिर उसके नीचे ऐसे करके हम उनको रैंकिंग देते हैं। अकॉर्डिंगली फिर उनको हिसाब से उनको एंगेजमेंट प्लान हम बना लेते हैं। फिर जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स देते हैं, और उसको इस हिसाब से वो करते हैं कि दिखने में, प्रेजेंट करने में अच्छा लगे, राइट। मीटिंग्स, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हमको रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली करना पड़ती है, सच दैट कि उनका जो भी इश्यू है, जो भी उनका अपना कंसर्न्स है, उनको हम एड्रेस कर पाए। और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस हैं, उनको भी हम इसमें यूज करते हैं कि सच दैट कि हम अपने डिसीजन को और स्ट्रांग बना पाए। तो इन सब से होता क्या है, जैसे वहां पर आप अपना मिक्सर में ये सारी चीजें डालोगे तो आपको मिलेगी क्या, चटनी। यहाँ पर हमको आउटपुट में हमको मिल जाता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे हाथ में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान आ गया। अब हम अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी हम सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे एंगेज भी करते हैं, उनको मैनेज भी करते हैं और उनको मॉनिटर भी करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।